Tell me like a Hellcat. ड्रामा की स्टार्टिंग में सीन हमें हमारी फीमेल लड़का दिखाया जाता है जो कि एक बार में आती है और कहती है मुझे यहाँ का सबसे हैंडसम लड़का चाहिए। जो सुनकर वेटर कहती है हमारे यहाँ इस तरीके की सर्विस नहीं दी जाती। जो सुनकर वो उसे थोड़े और पैसे देती है और कहती है क्या ये काफी है। जो देखकर वेटर कहती है यहीं पे रुकिए और वहाँ से जाती है। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर उससे कह रहा था नानफेंग तुम्हें एक टर्मिनल लंग कैंसर है, इसी वजह से तुम्हारे पास कुछ ही महीने हैं। वहीं वो बाहर आती है और कहती है मैं 20 सालों से सिंगल हूँ और मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, इसीलिए मैं ऐसे नहीं मर सकती। लेकिन मेरे पास $15,000 है जो कि एक रात सोने के लिए काफी है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन लीड नशे में था और उसका भाई कहता है ब्रदर हुआई आपके चीन वापस आने की खुशी में मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आता हूँ और वहाँ से जाता है। वहीं नैनफेंग हुआई को देखती है और कहती है ये कितना हैंडसम है और उसके बाद शाकी कहती है क्या तुम एक प्राइवेट जॉब करना चाहोगे और चिंता मत करो मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगी। वहीं वो उसे किस कर देता है। वहीं दूसरी तरफ वेटर गार्ड्स को लेकर वहाँ पे आ जाती है लेकिन नानफेंग वहाँ पे नहीं थी, इसलिए वो गार्ड से कहती है जाके उसे ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ हुआई का ब्रदर बहुत सारी लड़के लेकर वहाँ पे आ जाता है लेकिन हुआई के रूम का दरवाजा बंद था, इसलिए वो वेटर से कहता है मेरा ऑर्डर है कि कोई भी इस रूम के आसपास ना आए। वेटर कहती है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों किस कर रहे थे। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे वो जागती है और कहती है ये तो सच में हैंडसम है और इसकी बॉडी भी काफी अच्छी है और वहाँ पे पैसे रख के वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसकी मेडिकल रिपोर्ट वहाँ पे गिर जाती है। उसके जाते ही वो जागता है और वहाँ पे पड़े हुए पैसे दिखता है और कहता है आखिर वो लड़की मुझे समझती क्या है। वहीं वो वहाँ पे पड़ा हुआ कागज उठाता है और कहता है शू नानफेंग टर्मिनल लंग कैंसर। वहीं असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर वो कहता है इस लड़की का पता लगाओ। वहीं दूसरी तरफ वो कंपनी आती है और अपने कलीग से कहती है आखिर यहाँ हो क्या रहा है। कलीग कहती है क्या तुम्हें नहीं पता सेक्रेटरी लिन ने हमारे नए सीईओ को सीड्यूस करने की कोशिश की, इसी वजह से उसे फायर कर दिया गया। वो कहती है मुझसे पूछो तो इस नए सीईओ की आदतें सच में काफी अजीब है, इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए। वहीं हुआई कहता है हमें क्यों केयरफुल रहना चाहिए। वहीं वो उसे देखती है और कहती है तुम यहाँ। वहीं सारे लोग खड़े होते हैं और कहते हैं हेलो प्रेसिडेंट। वो कहता है क्या तुम मुझे जानती हो, लेकिन वो वहाँ से जाने लगती है। वो कहता है रुक जाओ। वहीं वो अपने मन में कहती है ये तो वही है जिसके साथ मैं सोई थी, लेकिन ये हमारा सीईओ कैसे हो सकता है। आज तो पक्का मैं मरने वाली हूँ। वहीं वो उसके पास आता है और उसका नेम पढ़ता है। वो कहता है आज से ये मेरी सेक्रेटरी और वहाँ से जाता है। वहीं मिस सो कहती है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। वो कहती है मिस सो मुझे लगता है कि मैं इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसलिए आप किसी और को ये जॉब दे दीजिए। मिस सो कहती है अगर तुम ये जॉब करती हो तो तुम्हें 5 गुना सैलरी मिलेगी और साथ ही साल में 3 बार अब्रॉड जाने का मौका। लेकिन अगर तुम्हें ये जॉब नहीं चाहिए तो मैं ये किसी और को दे देती हूँ। जो सुनकर वो कहती है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वहीं दूसरी तरफ हुआई फेडरल में आता है और असिस्टेंट से कहता है क्या वो मर गई। असिस्टेंट कहता है हाँ। वहीं एक लड़की वहाँ पे आती है जिसका नाम शूबाई था और वो कहती है माफ करना आपने आने में देर कर दी, मेरी सिस्टर नानफेंग मर चुकी है। असिस्टेंट कहता है उस रात जो कुछ भी हुआ मिस्टर फू उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं और उसे वो रिपोर्ट देते हैं। वहीं शूबाई अपने मन में कहती है लगता है ये काफी रिच है और उसके पास ये रिपोर्ट कहाँ से आई। वहीं सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे वो नानफेंग से टकरा जाती है और फिर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर कहते हैं मिस नानफेंग की रिपोर्ट आ चुकी है और वो बिल्कुल नॉर्मल है, उनका सिर्फ ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। जो सुनकर वो कहती है क्या, लेकिन मेरी सिस्टर को तो लंग कैंसर है। डॉक्टर कहता है लगता है मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती से किसी और को रिपोर्ट दे दी। वहीं वो अपने मन में कहती है क्या उस नानफेंग का इस सीईओ के साथ कोई रिलेशनशिप है। वहीं नानफेंग वहाँ पे आ जाती है और फिनरल को देखकर कहती है क्या कोइंसिडेंस है, हमारे नाम में तो सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है। वहीं एक लड़की उसके पास आती है और कहती है क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है और तुम्हें सिर्फ सैड सॉन्ग प्ले करने हैं, तो क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। वो कहती है ठीक है। वहीं वो सॉन्ग प्ले करती है जिसे सुनकर सारे लोग खड़े हो जाते हैं। वहीं शूबाई कहती है ये यहाँ क्या कर रही है और वो कहती है मुझे माफ करना और वहाँ से भागने लगती है। वहीं वो हुआई से जाके टकरा जाती है और कहती है मिस्टर फू मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। वो कहता है पर क्यों। वो कहती है क्योंकि मुझे आपको ये कॉन्ट्रैक्ट देना था, लेकिन अब आपको मुझे बचाना होगा। वहीं शूबाई अपने मन में कहती है क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और नानफेंग
कहती है तुम कौन हो? वो कहती है मैं मिस्टर फो की सेक्रेटरी हूँ। शुबाई कहती है वो कुछ भी हो, लेकिन तुमने मेरी सिस्टर की डिसरिस्पेक्ट की है, इसलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती। वो कहती है लेकिन मैं तो सिर्फ हेल्प कर रही थी। शुबाई कहती है मुझे पता है कि तुम सिर्फ यहाँ परेशानी खड़ी कर रही थी और तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन मिस्टर फो मेरी सिस्टर के फियांसे हैं। जो सुनकर वो अपने मन में कहती है इसकी वाइफ मर गई है और ये दूसरी औरतों के साथ अफेयर कर रहा है। अब तो मैं भी इस जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। और कहती है मिस्टर फो मैं आपको समझा नहीं सकती, अगर आप चाहे तो मुझे जॉब से फायर कर सकते हैं। वहीं वो लड़की वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस नानफेंग की कोई गलती नहीं है, वो तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रही थी, और उसे सारी बात बता देती है। वहीं हुआई शुबाई से कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं वो कहता है अब तुम्हारी सिस्टर मर चुकी है, इसीलिए मैं अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। शुबाई कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो कहता है तो तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मैं बस चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहकर आपकी देखभाल करूँ और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मना नहीं करेंगे। वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग शुबाई के पास आती है और कहती है मिस्टर फो ने ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं। शुबाई कहती है तो तुम इसे पूरा कर दो। वो कहती है किस लिए? क्या तुम्हें डर है कि तुमसे कोई गलती हो गई तो मिस्टर फो तुम्हें डांटेंगे? शुबाई कहती है तो क्या तुम जेलस हो? वो कहती है मैं क्यों जेलस होऊंगी, मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे अकेला छोड़ दे, और वैसे भी वो एक प्ले बॉय है और उससे मिलना मेरी बुरी किस्मत थी। वहीं वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वहाँ पे हुआई खड़ा था, जिसे देखकर वो डर जाती है और कहती है सच बोलना सच में काफी मुश्किल है। और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे रोकता है और कहता है लगता है तुम्हें मेरे बारे में गलतफहमी हो गई है, तुमने ये सारी बातें कहाँ से सुनी? वो कहती है मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। वो कहता है कहाँ देखा? वहीं शुबाई चिल्लाते हुए कहती है नानफेंग। वो कहती है क्या हुआ, और वहाँ से जाने लगती है। वहीं शुबाई कहती है ब्रदर हुआई। जो सुनकर वो कहता है कंपनी में मुझे मिस्टर फो बुलाओ, और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग हुआई को बुरा भला बोल रही थी कि तभी असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है, कहता है मिस्टर फो आपको ढूंढ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है मिस्टर फो क्या आप चाहते हैं कि मैं दूसरी गाड़ी में बैठ जाऊँ? वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी सेक्रेटरी क्यों बनाया? वो कहती है क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ। वो कहता है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, मैंने तुम्हें सेक्रेटरी इसलिए बनाया क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लड़कियां मेरे बारे में सोचे, इसलिए मैंने शुबाई की जगह तुम्हें यहाँ बिठाया और पानी पीने के लिए जाता है। वहीं वो उसे देखती है। वो कहता है क्या तुमने अच्छे से देख लिया? वो कहती है नहीं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी कहता है चलो मिस्टर फो के लिए टोस्ट करते हैं। वहीं एक लड़की कहती है मिस्टर जैंग मैं ड्रिंक नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। जो सुनकर शुबाई कहती है मिस्टर फो अभी चीन वापस आए हैं और अगर तुम ड्रिंक नहीं करोगी तो इसका असर हमारे कॉर्पोरेशन पर पड़ सकता है। जो सुनकर वो लड़की ड्रिंक करने के लिए जाती है, लेकिन नानफेंग उसे रोक लेती है और कहती है रूल के हिसाब से आप लोग किसी को ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। जो सुनकर एक आदमी कहता है मिस्टर फो ऐसे सेक्रेटरी के साथ मुझे लगता है कि आपके फ्यूचर बिजनेस पर इफेक्ट पड़ सकता है। जो सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो हम साथ में काम नहीं कर सकते। वो आदमी कहता है मिस्टर फो मुझे माफ कर दीजिए, मैं मानता हूँ कि मैं गलत था, इसलिए बैठ जाइए। वही नानफेंग कहती है मैं रेस्टरूम जाके आती हूँ, और वहाँ से जाती है। लेकिन शुबाई भी इसके पीछे आती है और कहती है तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वही नानफेंग को किसी का कॉल आता है, इसलिए वो कहती है मुझे हॉस्पिटल से कॉल क्यों आ रहा है। जो सुनकर शुबाई जानबूझ के उसका फोन नीचे गिरा देती है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये घटिया ट्रिक्स मुझ पे मत आजमाओ, और अपना फोन उठाती है जो कि बंद हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर कहता है नानफेंग अपना कॉल नहीं उठा रही। जो सुनकर सीनियर डॉक्टर कहता है तो फिर तुम खुद उसके पास रिपोर्ट लेकर जाओ और उसे इस बारे में अच्छे से समझा देना। वहीं दूसरी तरफ शुबाई बेटे से कहती है लाओ मैं ये जूस अंदर ले जाती हूँ, और एक ग्लास में ड्रग मिला देती है। वहीं वो उसे अंदर ले जाती है और उसे नानफेंग को दे देती है, जिसे वो पी लेती है। इसीलिए जैसे ही वो खड़ी होती है उससे चक्कर आने लगते हैं। शुबाई कहती है मिस्टर फो चिंता मत करिए, मैं नानफेंग को घर पे छोड़ दूंगी। इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है, और जैसे ही वो वहाँ से जाता है शुबाई नानफेंग को मिस्टर जैंग के पास छोड़ देती है और वहाँ से जाती है। वहीं वो बाहर आती है, जिसे देखकर हुआई कहता है नानफेंग कहाँ पे है? शुबाई कहती है उसने कहा कि वो टैक्सी लेकर घर चली जाएगी। वो कहता है लेकिन यहाँ आसानी से टैक्सी नहीं मिलती, और असिस्टेंट से कहता है शुबाई को घर पे छोड़ के आओ, मैं नानफेंग को लेकर आता हूँ, और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर जैंग उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था कि तभी हुआई वहाँ पे आ जाता है और उसका मार मार के बुरा हाल कर देता है और कहता है अब से मैं तुम्हें रॉन्गचेंग में नहीं देखना चाहता। इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं वो नानफेंग को उठा के वहाँ से ले जाता है और कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ड्रग देने की, और अपने भाई को कॉल करके कहता है क्या तुम्हारे पास ड्रग का एंटीडोट है? वो
वो कहता है हाँ। हुआई कहता है उसे आधे घंटे में लेकर यहाँ पे पहुँचो। वही नैनफेंग उसके पास जाती है और उसे किस करती है और फिर उसे बाइट करती है। वही वो दूर जाता है और कहता है क्या ये डॉग है। वही दूसरी तरफ हुआई का ब्रदर कहता है लगता है ये लड़की पिछली वाली से ज्यादा डेंजर है। हुआई कहता है तुम्हें कैसे पता। उसका भाई कहता है तुम्हारा मुंह देखकर सब कुछ पता चल रहा है। वही असिस्टेंट वहाँ पे आ जाता है और कहता है मैंने मिस शोबाई को घर पे छोड़ दिया है। वो कहता है ठीक है अब इसे घर पे छोड़ देते हैं और नैनफेंग के घर पे आ जाता है और कहता है इसके घर का पासवर्ड क्या है। असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता लेकिन आपका घर पास ही में है इसीलिए आज के लिए उसे वहाँ पे सुला दीजिए। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे नैनफेंग सो रही थी। वही शोबाई दरवाजा नॉक करती है इसीलिए वो दरवाजा खोलती है जिसे देखकर शोबाई कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है मैं भी तुमसे यही पूछना चाहती हूँ कि तुम सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो। वही हुआई वहाँ पे आ जाता है जिसे देखकर शोबाई कहती है अब दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। वही नैनफेंग कहती है मिस्टर फू मैं आपके घर पे क्यों हूँ। वो कहता है अगर तुम मेरे घर पे नहीं होती तो तुम मिस्टर जैंग के बेड पर होती या फिर सड़क पर। वो कहती है आपका क्या मतलब है। असिस्टेंट कहता है मैं समझाता हूँ मिस्टर जैंग ने आपको ड्रग दे दिया था। वो कहती है क्या। असिस्टेंट कहता है चिंता मत करिए मिस्टर फू ने उसे सबक सिखा दिया है। वो कहती है मुझे माफ करना मिस्टर फू। वो कहता है क्या तुम दोनों को काम के लिए देर नहीं हो रही। जो सुनकर वो दोनों वहाँ से जाने लगती है। वही दूसरी तरफ वो टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी हुआई वहाँ पे आ जाता है और कहता है गाड़ी में बैठ जाओ। वही वो गाड़ी में बैठ जाती है। वही दूसरी तरफ वो दोनों कंपनी आ जाते हैं। वो कहती है मिस्टर फू। हुआई कहता है कल रात तुम मेरे घर पे थी ये बात किसी को मत बताना और वहाँ से जाने लगता है जो कि मिस सो भी देख लेती है। वही दूसरी तरफ सारे लोग कॉफी के लिए लाइन में लगे हुए थे कि तभी शोबाई मिस सो को लाइन के बीच में घुसा लेती है जो देखकर नैनफेंग कहती है तुम ये क्या कर रही हो। शोबाई कहती है मिस सो हमारी टीम की लीडर है इसीलिए उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। नैनफेंग कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी जगह मिस सो को देकर पीछे लाइन में खड़ी हो जाओ। शोबाई कहती है मिस सो देखिए नैनफेंग मुझसे किस तरह बात कर रही है। जो सुनकर मिस सो कहती है नैनफेंग सही कह रही है और नैनफेंग से कहती है आज से तुम हमारी रोल मॉडल हो और वहाँ से जाने लगती है। वही कली कहती है मिस सो आप अचानक से नैनफेंग की साइड क्यों ले रही है। मिस सो कहती है क्योंकि नैनफेंग मिस्टर फो की गर्लफ्रेंड है जो कि शोबाई भी सुन लेती है। वही दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है ऑफिस में रूमर फैली है कि सेक्रेटरी नैनफेंग आपकी गर्लफ्रेंड है। वही दूसरी तरफ नैनफेंग अपना फोन ऑन करती है जहाँ पे उसे हॉस्पिटल से बहुत सारे कॉल आए हुए थे। वही उसे किसी का कॉल आता है और वो कहती है रुओचन तुम वापस आ गए तो आज का डिनर हम साथ मिलके करेंगे। वही दूसरी तरफ एक डिलीवरी बॉय उससे कहता है कि आपको पता है कि मिस नैनफेंग कहाँ पे है। वो कहती है वो मैं ही हूँ। वही वो डिलीवरी बॉय उसे बुके देता है और वहाँ से जाने लगता है। असिस्टेंट कहता है ऑफिस में रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। वो कहती है लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बुके मुझे किसने दिया लेकिन मिस्टर फू अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे रख लीजिए और वहाँ से जाने लगती है। वो भी उस बुके को नीचे रख देता है और वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ नैनफेंग का फ्रेंड कहता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कंपनी का सीईओ एक नंबर का बदमाश है। वो कहती है हाँ। वहीं उसे हुआई की आवाज सुनाई देती है जो सुनकर वो उसकी तरफ देखती है। उसका फ्रेंड कहता है क्या हुआ। वो कहती है मेरा सीईओ यहाँ पे है और जैसे ही छुपकर वहाँ से जाने वाली थी उसका फ्रेंड चिल्लाते हुए कहता है नैनफेंग तुम कहाँ जा रही हो। जो सुनकर हुआई उसकी तरफ देखता है और वो भी उसकी तरफ देखती है और कहती है मिस्टर फू आप भी यहाँ पे है तो फिर ठीक है अगर कुछ काम नहीं है तो मैं यहाँ से चलती हूँ। हुआई का ब्रदर कहता है क्या ये तुम्हारा फ्रेंड है। रुओ चेंग कहता है हाँ और मेरा नाम रुओ चेंग है क्यों ना हम साथ मिलकर डिनर करें। वो कहता है हाँ बिल्कुल। वही नैनफेंग को ना चाहते हुए वहाँ पे बैठना पड़ता है। हुआई का ब्रदर कहता है क्या तुम्हें आज कोई बुके मिला। वो कहती है हाँ क्या आपने उसे भेजा था। जो सुनकर हुआई कहता है इसने उसे कचरे में फेंक दिया। उसका ब्रदर कहता है कोई बात नहीं मुझे ऐसे लड़के पसंद है। हुआई कहता है बस बहुत हुआ और नैनफेंग से कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और उसे अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ रुओ चेंग नैनफेंग को मैसेज करता है और कहता है मुझे लगता है कि मिस्टर फू तुम्हें पसंद करते हैं। जो पढ़कर वो हुआई के पास आने लगती है लेकिन तभी उसकी हिल टूट जाती है। हुआई कहता है यहाँ पास ही में एक मॉल है चलो वहाँ चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों मॉल में आ जाते हैं। वहीं सेल्स गर्ल बहुत सारे जूते लेकर हुआई के पास आ जाती है। वो कहता है इन सबको पैक कर दो और नैनफेंग को हिल्स देते हुए कहता है ये लो इसे पहन लो। वहीं वो कहती है आप मुझे ये क्यों दे रहे हैं। वो कहता है तुमने कंपनी के लिए जो किया है ये उसके लिए थैंक यू गिफ्ट है। वहीं दूसरी तरफ शोबाई हुआई के घर का दरवाजा नॉक करती है। वहीं वो बाहर आता है जिसे देखकर वो कहती है मिस्टर फू मैं आपके लिए सूप लेकर आई हूँ
जिसे हुआई ले लेता है। वही डिलीवरी बॉय सारी हिल्स लेकर वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर शुभा कहती है ये तो काफी सुंदर है, क्या मैं इन्हें ले सकती हूँ? वो कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो ले लो। वहीं वो सारी हिल्स ले लेती है, जो कि नानफेंग भी देख लेती है। शुभा कहती है कल मेरी सिस्टर का बर्थडे है, इसलिए क्या आप मेरे साथ मेरी सिस्टर से मिलने चलेंगे? वो कहता है ठीक है। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग मिस्टर फो के पास आती है और उसे कुछ देती है। वो कहता है ये मेरे लिए है। वो कहती है हाँ लेकिन ये इतना एक्सपेंसिव नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। उसके जाते ही वो उसे खोल के देखता है, जिसमें एक लिप्स मॉइस्चराइजर था, जिसे देखकर वो स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ एक कलीग नानफेंग से कहती है हॉस्पिटल से कोई यहाँ पे आया है और वो तुम्हें ढूंढ रहा है, जो सुनकर वो वहाँ से जाती है। वहीं शुभा एक आदमी से कहती है आप किसे ढूंढ रहे हैं? वो कहता है मैं मिस नानफेंग को ढूंढ रहा हूँ और मुझे उन्हें ये रिपोर्ट देनी है, क्योंकि हमने गलती से उन्हें गलत रिपोर्ट दे दी थी। जो सुनकर शुभा कहती है आप ये मुझे दे दीजिए, मैं नानफेंग को दे दूंगी। वहीं वो उसे रिपोर्ट दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं नानफेंग वहाँ पे आती है और शुभा से कहती है क्या तुमने यहाँ पे किसी डॉक्टर को देखा? शुभा कहती है नहीं मैंने नहीं देखा। वो कहती है तुम क्या छुपा रही हो, लाओ मुझे दिखाओ। लेकिन वो उसे दिखा नहीं रही थी, इसलिए वो उसे लेने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे कचरे में फेंक देती है, जिसकी वजह से नानफेंग उसे थप्पड़ मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी हुआई वहाँ पे आ जाता है। शुभा कहती है मिस्टर फो नानफेंग मुझे बुली कर रही थी। वो कहता है पर क्यों? शुभा कहती है आपने जो हिल्स मुझे दी है वो उससे जेलस हो रही है। जो सुनकर हुआई नानफेंग से कहता है मैंने उसे वो हिल्स नहीं दी है, उसने खुद मुझसे पूछा था, और वैसे भी मैंने ये तुम्हारे लिए खरीदी थी। वो कहती है कोई बात नहीं, और शुभा से कहती है झूठ बोलने से पहले अपने आसपास देख लो, और अगली बार तुमने मेरी चीजों को छुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वहाँ से जाने लगती है, और शुभा भी वहाँ से जाने लगती है। वहीं हुआई असिस्टेंट से कहता है उसने डस्टबिन में जो डाला है उसे बाहर निकालो। वहीं दूसरी तरफ वो अपने फ्रेंड के पास आती है और कहती है रुओ चैंग मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम कल मुझे अकेला छोड़ के क्यों चली गई थी? वो कहता है मैं तो बस तुम्हें मौका दे रहा था। वो कहती है मजाक करना बंद करो, वैसे देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। जिसे वो देखती है और कहती है तुम ये क्या लेकर आए हो? वो कहता है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। वो कहती है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो कहता है क्या बताना है? वो कहती है मुझे लंग कैंसर है और मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जो सुनकर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चिंता मत करो, जो कि हुआई और असिस्टेंट दोनों देख लेते हैं। वही रुओचेंग नानफेंग को गले लगाता है, जो देखकर असिस्टेंट कहता है लगता है वो असिस्टेंट नानफेंग का बॉयफ्रेंड है। हुआई कहता है वो सिर्फ फ्रेंड है, इसलिए ज्यादा मत बोलो, और वहाँ से जाने लगता है। वही असिस्टेंट नानफेंग के पास आता है और कहता है मिस्टर फू तुम्हें ढूंढ रहे हैं। वही वो हुआई के पास आती है, जहाँ पे वो कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी लाइफ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वही वो अपने मन में कहती है कहीं मिस्टर फू को पता तो नहीं चल गया कि उस रात मैं उनके साथ थी, और कहती है मिस्टर फू मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। वो कहता है तो फिर तुम पब्लिकली किसी और लड़की को गले कैसे लगा सकती हो? वो कहती है वो मेरा फ्रेंड है। वही शुभाई वहाँ पे आ जाती है और कहती है मिस्टर फू आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ मेरी सिस्टर से मिलने चलेंगे। वही वो दोनों शुभाई के सिस्टर की कब्र पर आ जाते हैं, जहाँ पर शुभाई कहती है सिस्टर चिंता मत करिए, मिस्टर फू मेरा अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। वही हुआई जैसे वहाँ से जाने वाला था, शुभाई अपने पैरों पर चोट लगने का नाटक करती है, इसलिए हुआई उसके पास आता है और वो उसे पकड़ लेती है और कहती है मिस्टर फू मुझे भी अपने साथ रख लीजिए, मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। जो सुनकर वो उसे दूर करता है और कहता है मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं, और वहाँ से जाने लगता है। वही सीन हमें मीटिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस सू कहती है इस बार नानफेंग ने काफी अच्छा काम किया है, इसलिए उसे प्रमोट किया जाता है। जो सुनकर एक कलीग को काफी गुस्सा आता है। वही शुभाई उसके पास आती है और कहती है तुम्हारी जगह नानफेंग प्रमोट हो गई, इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है ना? वही वो उसे एक जगह पर लाती है और कहती है तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो? सेक्रेटरी मी कहती है 10 सालों से। वो कहती है तुम तो सच में काफी मेहनत कर रही हो, लेकिन तुम्हारी जगह नानफेंग प्रमोट हो गई। सेक्रेटरी मी कहती है हाँ, क्योंकि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकती, और वैसे भी वो मिस्टर फू के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। शुभा कहती है मिस्टर फू नानफेंग को इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसका और मेरी सिस्टर का नेम एक जैसा है, और अगर हम नानफेंग का असली चेहरा सबके सामने ले आए तो मिस्टर फू उसे छोड़ देंगी। सेक्रेटरी मी कहती है क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? वही दूसरी तरफ नानफेंग बार में आती है और अपना मुँह छुपाकर बेटे से कहती है मिस्टर गो ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे हुआई के फ्रेंड का कॉल आता है और वो कहता है हुआई नशे में है, इसलिए जल्दी से तुम यहाँ पे आ जाओ। वो कहती है ठीक है। वहीं वो लिन के पास आती है और कहती है मिस्टर फू कहाँ पे है? लिन कहता है वो रहा। वहीं वो जैसे ही हुआई के पास जाने वाली थी, लिन उसे अपने साथ ले जाता है
और सभी लोगों से कहता है आज मैं आप सबको अपने फेवरेट पर्सन के साथ मिलवाना चाहता हूँ जिसका नाम नानफेंग है। वही वो लिन से कहती है आप नशे में हैं और अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करती है। वही हुआई उन दोनों का हाथ छुड़वाता है और लिन से कहता है तुम काफी ज्यादा कर रहे हो। वही लिन कहता है लेकिन मैं नानफेंग को पसंद करता हूँ। वही हुआई को वॉमिट आने लगती है इसलिए नानफेंग उसे वहाँ से ले जाती है और उसे घर पे लेकर आती है और जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। वही वो उसे दूर करती है और कहती है तुम अभी नशे में हो। वही वो फिर से उसे किस करने लगता है। वही सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे हुआई जागता है। वही नानफेंग भी वहाँ पे आ जाती है और कहती है तुम जाग गए, मैं तुम्हारे लिए हैंगओवर सूप लेकर आई हूँ। वो कहता है कल रात जो हुआ उसके लिए मुझे माफ करना। वो कहती है आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको डोडो से माफी मांगनी चाहिए और डोडो को बुलाती है। वही एक प्यारा सा डॉगी वहाँ पे आता है। वो कहती है कल रात आप काफी नशे में थे और आप इसे पागलों की तरह किस कर रहे थे। जो सुनकर वो कहता है क्या मैं इसे किस कर रहा था। वो कहती है हाँ लेकिन डोंट वरी, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। जो सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है नानफेंग और उसके पास आता है। वो कहती है मैं सच कह रही हूँ। वही वो दूर हटता है। नानफेंग कहते क्यों ना आप पहले शावर ले ले। वही वो उसके पास आता है और कहता है आखिर तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। वो कहती है मेरा मतलब है कि आप में से अल्कोहल की बदबू आ रही है। वो कहता है मेरा घर पास ही में है इसलिए मुझे यहाँ शावर लेने की जरूरत नहीं है जब तक कि तुम मुझे यहाँ इनवाइट ना करो। वो कहते ठीक है अब आप यहाँ से जाइए। वही दूसरी तरफ मिस्सो नानफेंग और हुआई की फोटो देखती है और सभी लोगों से कहती है कल रात नानफेंग और मिस्टर फो दोनों साथ में थे। जो सुनकर सभी लोग उनकी बातें करने लगते हैं। वही सेक्रेटरी में कहती है ये ऑफिस है, यहाँ भी गॉसिप करना बंद करो। वही मिस्सो उसके पास आती है और कहती है दूसरों से जलना बंद कर दो और वहाँ से जाती है। वही शिवबाई सेक्रेटरी में के पास जाती है और कहती है क्या सब कुछ तैयार हो गया। सेक्रेटरी में कहती है हाँ। वही सीन हमें नानफेंग का दिखाया जाता है जो कहती है सेक्रेटरी में अभी तक आई क्यों नहीं। वही हुआई वहाँ पे आता है और कहता है क्या सब कुछ तैयार हो गया। नानफेंग कहती है हाँ लेकिन सेक्रेटरी में अभी तक आई नहीं। वो कहता है जल्दी से उसे कॉल करो और उसे यहाँ पे बुलाओ क्योंकि ये मीटिंग काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वही वो सेक्रेटरी मी को कॉल करती है और कहती है तुम कहाँ पे हो। वो कहती है मैं मेकअप रूम में हूँ। वही वो उसके पास आती है और कहती है क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। वो कहती है मैं तैयार हो गई हूँ लेकिन तुमने डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हैं, मुझे वो कहीं पे मिल नहीं रहे हैं। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो उन्हें यहीं पे रखा था। सेक्रेटरी में कहती है तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वही हुआई वहाँ पे आता है और कहता है क्या हुआ। सेक्रेटरी में कहती है नानफेंग ने डॉक्यूमेंट्स कहीं पे घुमा दिए हैं। वो कहती है मुझे माफ करना। वो कहता है क्या तुम्हारे पास इसे फिक्स करने का कोई रास्ता है। सेक्रेटरी में कहती है मुझे याद है कि नानफेंग ने उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से पढ़ा था इसलिए हमें नानफेंग को स्टेज पर भेजना चाहिए। वो कहता है क्या तुम ये कर लोगी। वो कहती है हाँ मैं कोशिश कर सकती हूँ। वही दूसरी तरफ नानफेंग को स्टेज पर बुलाया जाता है लेकिन वो वहाँ पे आती नहीं इसलिए शुबाई कहती है मिस्टर फू लगता है नानफेंग डर के भाग गई है। वही सेक्रेटरी में कहती है मिस्टर फू अगर आप चाहे तो मैं जाके स्पीच दे सकती हूँ। वही नानफेंग वहाँ पे आ जाती है जिसे देखकर वो दोनों शॉक्ड हो जाती है। वही दूसरी तरफ वो स्पीच देती है। वही हुआई नानफेंग के पास आता है और अपना हाथ आगे करता है। वही नानफेंग उसका हाथ पकड़ती है। वही लिन कहता है तुम तो सच में काफी टैलेंटेड हो और हमारी कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत है और अगर तुम हमारी कंपनी में ज्वाइन होती हो तो मैं तुम्हें 5 गुना सैलरी दूंगा। और जैसे ही नानफेंग से हाथ मिलाने वाला था हुआई बीच में आ जाता है और कहता है ये हमारी एम्प्लॉय है इसलिए हमारी कंपनी की ओर से इसे एक विला गिफ्ट में दिया जा रहा है। वैसे मुझे पता है कि तुम्हारे पास भी विला है। लिन कहता है हाँ लेकिन मुझे अपनी फैमिली से पूछना होगा। और नानफेंग से कहता है मेरा यहीं पे इंतजार करना, मैं अभी वापस आता हूँ। और वहाँ से जाता है। वही हुआई नानफेंग को विला की चाबी देता है। वो कहती है क्या तुम सच में मुझे ये दे रहे हो। वो कहता है हाँ तुमने आज हमारी कंपनी का लॉस होने से बचाया है इसलिए उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वही दूसरी तरफ शुबाई कहती है ये तुम्हारा प्लान था, उसे मिस्टर फो के सामने दिखावा करने का मौका मिल गया। सेक्रेटरी मी कहती है इस बार तो वो बच गई लेकिन अगली बार वो बच नहीं पाएगी। शुबाई कहती है अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें कोई भी पोजीशन नहीं मिलेगी, उल्टा तुम्हें फो से बाहर निकाल दिया जाएगा। वही दूसरी तरफ नानफेंग कहती है तुमने ये सारी हरी भरी चीजें क्यों मंगवाई है, इसमें तो बिल्कुल भी मीट नहीं है। वो कहता है ये सब कुछ मैंने तुम्हारी हेल्थ कंडीशन को देखते हुए मंगवाया है। वो कहती है तुम्हें पता है मैं बीमार हूँ। वो कहता है हाँ और इसमें कोई सीरियस बात नहीं है। वही वो अपने मन में कहती है क्या लंग कैंसर कोई सीरियस बीमारी नहीं है। वो कहता है मुझे तो लगता है कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। वही वो जैसे ही खाना खाने के लिए जाती है उसे वॉमिट जैसा होने लगता है इसीलिए वो वॉशरूम जाती है
और जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आती है, हुआई कहता है क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाने की जरूरत है? वो कहती है नहीं मैं ठीक हूँ। वो कहता है तो फिर ठीक है, चलो हमें लिन के बार में चलना है। वो कहती है लिन के बार में, वो भी फिर से। वो कहता है क्या तुम पहले वहाँ पे जा चुकी हो? वो कहती है हाँ, जब तुम नशे में थे तब मैं तुम्हें वहाँ पे लेने के लिए आई थी। वहीं दूसरी तरफ सीन हमें बार का दिखाया जाता है, जहाँ पे नानफेंग जैसे ही ड्रिंक करने के लिए जाती है उसे वॉमिट जैसा होने लगता है, जो देखकर मिस सो कहती है नानफेंग क्या तुम प्रेग्नेंट हो? जो कि शुबाई भी सुन लेती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो अभी भी सिंगल हूँ। मिस सो कहती है अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो बाहर जाके फ्रेश एयर ले लो। जो सुनकर वो वहाँ से जाती है। वहीं वेटर उसे देखती है और कहती है मिस ये आप ही है ना? वो कहती है मैं वो नहीं हूँ जिसकी तुम बात कर रही हो। वेटर कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे आपका चेहरा अच्छे से याद है। आप उस दिन बहुत सारे पैसे लेकर आई थी और मुझसे कहा कि मैं एक हैंडसम लड़का लेकर आओ, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया। जो कि हुआई भी सुन लेता है और कहता है सेक्रेटरी नानफेंग मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें इस तरह की शौक होंगी। वो कहती है मिस्टर फो आप मुझे गलत समझ रहे हैं और वहाँ से जाने लगती है। वहीं वेटर कहती है मिस्टर फो वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना? वैसे मैं आपको बता दूं ये वही लड़की है जो उस रात बहुत सारे पैसे लेकर आई थी। वो कहता है कौन सी रात? वेटर कहती है वो तो मुझे अच्छे से याद नहीं है। वहीं वेटर को कोई बुलाता है इसलिए वो वहाँ से जाती है। हुआई अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है मुझे 20 अप्रैल की सिक्योरिटी रिकॉर्डिंग चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। वहीं दूसरी तरफ वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है और कहती है अरे नहीं मैं मिस्टर फो के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। जो कि शुबाई भी सुन लेती है और कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस बच्चे को इस दुनिया में नहीं आने दे सकती। वहीं दूसरी तरफ वो कहती है ये विला तो काफी बड़ा है। वहीं हुआई असिस्टेंट से कहता है अब तुम काम पे वापस जाओ, इसलिए वो वहाँ से जाता है। वो कहती है मिस्टर फो क्या आपको घर वापस नहीं जाना? वो कहता है नहीं मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पे रहूंगा। वो कहती है लेकिन हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। वहीं वो उसके पास जाता है और कहता है डरना तो मुझे तुमसे चाहिए, वैसे मैं मास्टर बेडरूम ले रहा हूँ और तुम जो चाहे वो कमरा ले लो। और वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जागती है और अपने चेहरे पर फेस मास्क लगाती है और रोआ चैंग को मैसेज करते हुए कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वहीं वो पानी लेने के लिए नीचे आती है, जिसे हुआई देखता है और डर जाता है और कहता है तुम दूसरों को डरा क्यों रही हो? वो कहती है मैं तो बस यहाँ पानी लेने के लिए आई थी। वहीं वो उसे पानी देता है जिसे वो जल्दी जल्दी पीने लगती है, जिसकी वजह से उसे खांसी आने लगती है। वो कहता है क्या तुम ठीक हो? वहीं वो दोनों क्लोज आ जाते हैं, इसलिए वो उसे धक्का मारती है और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो जागती है और कहती है सुबह सुबह कौन आ गया? वहीं वो दरवाजा खोलती है जहाँ पे कोई और नहीं रुओ चेंग था, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने अपनी जॉब छोड़ दी और तुम्हारी देखभाल करने के लिए यहाँ पे आ गया। जो सुनकर वो उसे गले लगा लेती है। वो कहता है देखो मैं तुम्हारे लिए ल्यूटीन लेकर आया हूँ और ये प्रेगनेंसी के लिए काफी अच्छा होता है। हुआई कहता है कौन प्रेग्नेंट है? वही नानफेंग कहती है रुओ चेंग की सिस्टर प्रेग्नेंट है। रुओ चेंग कहता है हाँ और मेरे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे घर ढूंढने में हेल्प कर दूंगा। नानफेंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारा घर काफी बड़ा है और ये यहीं पे रह लेगा। वो कहता है ठीक है चलो अब जाके तैयार हो जाओ, हमें काम पर भी जाना है। वहीं दूसरी तरफ शुबाई हुआई से कहती है मिस्टर फू मैंने कल आपके लिए सूप बनाया था। जो सुनकर वो कहता है मेरे लिए फिर से सूप बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं किसी और जगह रहने चला गया हूँ। शुबाई कहती है मिस्टर फू क्या मैं भी वहाँ पे आ जाऊँ, इससे आपकी देखभाल करना आसान हो जाएगा। वो कहता है पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, अब से तुम सिर्फ फू की एक सेक्रेटरी हो। और वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो सेक्रेटरी में से कहता है पहले तुमने डॉक्यूमेंट्स खोने का नाटक किया, उसके बाद तुमने नानफेंग को खाली यूएसबी दे दी। वो कहती है मिस्टर फो मैंने ऐसा नहीं किया, नानफेंग ने आपसे झूठ बोला है। वो कहता है किसी और को फंसाना ये हरकतें यहाँ पे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है ठीक है। हुआई कहता है अब निकल जाओ यहाँ से। वहीं वो नानफेंग को धक्का मार के वहाँ से जाती है। नानफेंग हुआई के पास आती है और कहती है मुझे शॉपिंग पर जाना है, इसलिए मुझे हाफ डे चाहिए। वो कहता है ठीक है और असिस्टेंट से कहता है उसके साथ जाओ। वो कहती है मैं खुद चली जाऊंगी और वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रुओ चेंग एक जगह पर खड़ा था। वहीं लेन उसके पास आता है और कहता है क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? वो कहता है हाँ मुझे नानफेंग को हॉस्पिटल ले जाना है। लिन कहता है उसे क्या हुआ, क्या वो बीमार है? वहीं रुओ चेंग अपने मन में कहता है नानफेंग ने मुझे किसी को भी बताने से मना किया है। और लिन से कहता है कोई इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और नानफेंग को वहाँ से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग हुआई के पास जाता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि नानफेंग हॉस्पिटल गई है? वो कहता है हॉस्पिटल?
कौन सा हॉस्पिटल? लिन कहता है क्या तुम्हें नहीं पता? रुको मैं अभी उसके फ्रेंड से पूछता हूँ। वहीं वो उसका फोन ले लेता है और रो चेंग से कहता है तुम कौन सा हॉस्पिटल गए हो? वो कहता है पीपल हॉस्पिटल। जो सुनकर वो वहाँ से जाता है। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग कहती है रो चेंग मैं इस बच्चे को खोना नहीं चाहती। वो कहता है डोंट वरी, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो कहती है रो चेंग मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। मेरी मरने के बाद तुम मेरी मॉम को इस बारे में मत बताना और ऐसा दिखाने की कोशिश करना कि उन्होंने मुझे कभी जन्म ही नहीं दिया। वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम कह रही थी तुम्हें बड़े शहर जाने की क्या जरूरत है, तुम यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ा सकती हो और तुम्हारी ग्रैंडमा ने तुम्हारे लिए एक घर ढूंढा है। जो सुनकर वो कहती है उन्होंने कभी हमारे साथ इंसानों की तरह बिहेव किया, इसलिए आपको उनसे उम्मीद नहीं रखनी चाहिए वरना आपकी लाइफ कभी बेहतर नहीं होगी। जो सुनकर उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है अगर तुम यहाँ से गई तो वापस कभी मत आना और मैं ये सोचूंगी कि मैंने तुम्हें कभी जन्म ही नहीं दिया। वही दूसरी तरफ डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी प्रेगनेंसी को 4 हफ्ते हो चुके हैं और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ पे है? वो कहती है मैं अनमैरिड हूँ। डॉक्टर कहती है तो क्या तुम्हें ये बच्चा चाहिए या नहीं? वो कहती है मुझे ये बच्चा चाहिए लेकिन मुझे लंग कैंसर है और मैं लास्ट स्टेज पर हूँ। जो सुनकर डॉक्टर कहती है तो फिर तुम्हें अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। वहीं हुआई वहाँ पे आता है और कहता है मैं अबॉर्शन की परमिशन नहीं देता। वहीं वो हुआई के पास आती है और कहती है डॉक्टर मैं बाद में आपसे मिलती हूँ और उसे वहाँ से ले जाती है। वहीं हुआई कहता है क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहती कि इस बच्चे का फादर कौन है? क्या वो रो चेंग है या फिर लिन या फिर क्लब का कोई आदमी? वो कहती है तुम ये क्या कह रहे हो? वो कहता है जरा अपने आप को देखो, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि इस बच्चे का बाप कौन है। क्या तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? जो सुनकर वो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि आपको अपने एम्प्लॉय की लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए। वो कहता है ठीक है लेकिन मैं तुम्हें अबॉर्शन करवाने की परमिशन नहीं देता और जब ये बच्चा जन्म ले लेगा तब मैं उसका टेस्ट करवाऊंगा और पता लगवाऊंगा कि इसका फादर कौन है। वो कहती है तुम ये सब क्यों करे हो? वही सीन हमें फ्लैशबैक का दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम उसे डांट रही थी और कह रही थी कि आखिर मैंने तुम जैसे बच्चे को जन्म क्यों दिया और तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग कहती है रो चेंग अब मैं क्या करूँ? वो कहता है तुम्हें उसे सच बता देना चाहिए। वही कोई दरवाजा नॉक करता है जो कि कोई और नहीं शुबाई थी, जिसे देखकर नानफेंग कहती है मिस्टर फो यहाँ पे नहीं है। शुबाई कहती है मैं तुमसे यहाँ पे मिलने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि हमारे बीच में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, इसलिए मुझे उन्हें खत्म करने का एक मौका दो। वो कहती है ठीक है अंदर आओ। वही शुबाई कहती है मैंने सुना है कि तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। वही रो चेंग कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ये सूप नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसमें पॉइजन हो सकता है। शुबाई कहती है तुम कौन हो? वो कहता है मैं मिस नानफेंग का बॉडीगार्ड हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतारा है और तुम मुझे इटालियन माफिया भी कह सकती हो। जो सुनकर शुबाई डर जाती है और कहती है मुझे कुछ काम याद आया है इसलिए मैं चलती हूँ, लेकिन तुम ये सूप पीना मत भूलना। और वहाँ से जाती है। वही नानफेंग कहती है रो चेंग तुमने तो कमाल कर दिया। वही वो सूप को देखता है और कहता है ये तो सैफरॉन है, लगता है कि उसे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और वो तुम्हारे बच्चे को मारना चाहती है, लेकिन कल मैं इसके लिए उसे सबक सिखा के रहूंगा। वही दूसरी तरफ हुआई कहीं पे जा रहा था, तभी उसे लिन का कॉल आता है जिसे जैसे ही वो उठाने के लिए जाता है सामने से एक गाड़ी आ जाती है और उसकी गाड़ी को टक्कर मार देती है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वही दूसरी तरफ रो चेंग नर्स से कहता है इमरजेंसी पेशेंट कहाँ पे है? नर्स कहती है ऑपरेशन रूम में। वही वो दोनों वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे नानफेंग कहती है हुआई ठीक होगा है ना? रो चेंग कहता है हाँ। वहीं ऑपरेशन रूम से एक बॉडी बाहर आती है जिसे देखकर उसे चक्कर आने लगते हैं और वो कहती है हुआई तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी और तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, इसलिए जाग जाओ। वहीं हुआई वहाँ पे आता है जिसे देखकर नानफेंग उसे गले लगा लेती है और कहती है तुम ठीक हो? वो कहता है क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही थी? वहीं लिन कहता है लगता है तुम दोनों काफी करीब आ चुके हो, वैसे तुमने मुझे उस दिन का सिक्योरिटी कैमरा चेक करने के लिए कहा था और मुझे पता चला कि उस रात जो लड़की तुम्हारे साथ थी वो कोई और नहीं नानफेंग ही थी। जो सुनकर नानफेंग कहती है मुझे नहीं पता कि तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो। वहीं हुआई कहता है क्या ये बच्चा मेरा है? वो कहती है हाँ। जो सुनकर वो काफी खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये सुनकर मुझे कितनी खुशी हो रही है। वही नानफेंग अपने मन में कहती है मैं हुआई को अपनी बीमारी के बारे में नहीं बता सकती। वही दूसरी तरफ रो चेंग कहता है क्या तुम उसे सच बताने वाली हो? वो कहती है मैं चाह कर भी उसे नहीं बता सकती, वैसे क्या तुम मेरे साथ होम टाउन वापस चलोगी? वो कहता है हाँ। वहीं दूसरी तरफ रो चेंग शुबाई के पास आता है जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
वो कहता है तुमने जो सूप दिया था उसे नानफेंग ने पी लिया और उसे वो काफी पसंद आया। वहीं वो अपने मन में कहती है अच्छा हुआ उसने वो सूप पी लिया, अब वो जल्द ही अपना बच्चा खो देगी। वहीं रोचन कहता है इसलिए नानफेंग ने थैंक यू के तौर पर तुम्हारे लिए सूप भिजवाया है। वो कहती है थैंक यू, मैं इसे बाद में पी लूंगी। वो कहता है नहीं, तुम इसे मेरे सामने पियो, तभी मैं यहाँ से जाऊंगा। और चाकू निकालता है। वहीं उसे ना चाहते हुए सूप पीना पड़ता है और जैसे ही वो सूप खत्म करती है रोजंग वहाँ से जाने लगता है। वहीं उसके पेट में गड़बड़ होने लगती है जिसकी वजह से उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ रहा था। वहीं हुआई उसके पास आता है और कहता है जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। वहीं वो हुआई के पास जाती है और कहती है मिस्टर फू देखिए नानफेंग ने मेरे साथ क्या किया, उसने मेरे सूप में कुछ मिला दिया। वो कहता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें पता था उस रात जो लड़की थी वो तुम्हारी सिस्टर नहीं थी क्योंकि तुम्हारी सिस्टर 20 अप्रैल को ही मर चुकी थी। वो कहती है मुझे माफ कर दो मिस्टर फू, मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं आपको पसंद करती हूँ, इसलिए मुझे एक मौका दीजिए। और उसके बाद शादी है। वहीं वो दो जाता है और असिस्टेंट को बुलाता है और उससे कहता है इसे बाहर निकालो। वहीं सिक्योरिटी गार्ड शिवबाई को वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो घर पे आता है जहाँ पे नानफेंग उसे सरप्राइज देती है। वो कहता है लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है। वो कहती है मुझे पता है कि तुम्हारा बर्थडे कुछ दिनों बाद है, लेकिन मैं इसे जल्दी से मनाना चाहती हूँ, इसलिए चलो एक विश मांगो। वो कहता है मेरी विश है कि हम हमेशा फैमिली बन के एक साथ रहे। वहीं सारे लोग उसे केक लगाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हुआई सो रहा था, तभी नानफेंग वहाँ पे आती है और कहती है अगली लाइफ में हम दोनों एक साथ होंगे और उसे किस करती है। वहीं सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पे हुआई जागता है और नानफेंग को बुलाता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं आती, इसलिए वो नीचे जाता है और मेड से पूछता है, लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं था। वहीं वो नानफेंग को कॉल करता है, लेकिन उसने हुआई का नंबर ब्लॉक कर दिया था और उसके लिए एक मैसेज छोड़ा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। वहीं वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है जल्दी से नानफेंग को ढूंढो। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट कहता है हमें मिस नानफेंग मिल गई है, लेकिन वो कहीं पे जा रही है। वो कहता है तो फिर उसका पीछा करो। वहीं दूसरी तरफ नानफेंग अपनी मॉम के घर पे आ गई थी, लेकिन वहाँ पे तो शादी की पार्टी हो रही थी, जो देखकर वो कहती है ये सब क्या हो रहा है। उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम वापस क्यों आई। वो कहती है आप मेरी मॉम की शादी कैसे करवा सकती है, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है। उसकी ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी मॉम काफी लकी है जो उसकी रिच फैमिली में शादी हो रही है, इसलिए बीच में मत पड़ो। वो कहती है मेरी मॉम कहाँ पे है। ग्रैंडमा कहती है उसकी शादी हो रही है, वो यहाँ पे नहीं है। वहीं नानफेंग वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी मॉम के पास आती है और उनकी रस्सियाँ खोलने लगती है। वहीं उसकी मॉम कहती है नानफेंग तुम वापस आ गई। वो कहती है हाँ, और अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। और जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, वहीं एक आदमी कहता है मैंने तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च किए हैं और तुम उसे यहाँ से ले जा रही हो। वो कहती है किसी को खरीदना इनलीगल है। वहीं एक औरत कहती है वो कुछ भी हो, लेकिन अब तुम लोग यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। वो कहती है ठीक है और वहाँ से जाती है और एक कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पे आती है और कहती है अगर किसी ने मेरी मॉम को छूने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी, और वैसे भी मुझे कैंसर है, इसलिए मुझे कभी न कभी मरना ही होगा, इसलिए मुझसे दूर रहने में ही समझदारी है। और अपनी मॉम को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वहीं उसकी मॉम कहती है तुमने अभी जो कहा वो झूठ था है ना। वो कहती है मॉम मुझे माफ कर दो। वहीं वो कहती है तुम्हें कैंसर कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग घर पे आते हैं, जो देखकर ग्रैंडमा कहती है तुम इसे लेकर वापस क्यों आई। वहीं नानफेंग टेबल नीचे गिरा देती है और कहती है ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। वहीं ग्रैंडमा नाटक करते हुए कहती है ये लड़की मुझे मारना चाहती है। वहीं नानफेंग की मॉम कहती है अगर किसी ने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वहीं ग्रैंडमा कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी मदर इन लॉ के खिलाफ कदम उठाने की, अब से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। वहीं दूसरी तरफ हुआई गाड़ी से नीचे उतरता है, जिसे देखकर एक लड़का उसके पास आता है और कहता है आप किसे ढूंढ रहे हैं। वो कहता है मैं मिस शू नानफेंग को ढूंढ रहा हूँ। जो सुनकर वो लड़का अपने मन में कहता है लगता है उस लड़की ने बाहर कुछ परेशानी खड़ी कर दी है, और अपनी ग्रैंडमा के पास जाके कहता है इस नानफेंग ने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है, इसलिए कुछ लोग उसे ढूंढने आए हैं। जो सुनकर ग्रैंडमा कहती है अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पर रिश्ता तोड़ दिया। वहीं हुआई वहाँ पे आता है, जिसे देखकर वो कहती है तुम यहाँ क्या करे हो। वो कहता है मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। वहीं ग्रैंडमा हुआई के पास जाती है और कहती है अगर इस लड़के ने कोई परेशानी खड़ी की है तो आप इसे पनिश कर सकते हैं। वो कहता है तुम कौन हो। वो कहती है मैं उसकी ग्रैंडमा हूँ, लेकिन चिंता मत करो मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया है। वो कहता है क्या ये तुम्हारी फैमिली है। वो कहती है नहीं मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मॉम है। नानफेंग की मॉम कहती है अगर मेरी बेटी ने कोई गलती की है तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। वो कहती है मॉम आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। वहीं हुआई अपने घुटनों के बल बैठता है और कहता है मुझे नानफेंग पसंद है।
क्या आप मेरे उससे शादी करवा सकती है? जो सुनकर उसकी ग्रैंडमा कहती है जल्दी से हाँ कह दो। नानफेंग की मॉम कहती है मुझे माफ करना, लेकिन ये डिसीजन नानफेंग का होगा। नानफेंग कहती है हुआई, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वो कहता है पर क्यों, हमारा तो एक बच्चा भी है। वहीं वहाँ पे बारिश होने लगती है। वहीं रोचेंग कहता है क्योंकि नानफेंग बीमार है। वो कहता है मुझे पता है उसे हाई ब्लड शुगर है। जो सुनकर वो कहती है मुझे लंग कैंसर है। वहीं वो हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। वो कहती है गलतफहमी। वहीं डॉक्टर उसे कॉल करता है और कहता है हमने जो रिपोर्ट भिजवाई थी क्या वो आपको मिल गई, क्योंकि पहले वाली रिपोर्ट गलत थी। जो सुनकर नानफेंग कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है हाँ। वहीं वो अपने मॉम से कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं ग्रैंडमा कहती है क्यों ना हम घर में चल के बात करें। वो कहती है मेरा तो कोई घर नहीं है और वैसे भी मैं आपको माफ नहीं कर सकती, और वहाँ से जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो किताब पढ़ रही थी कि तभी हुआई वहाँ पे आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे गले लगा लेती है और तभी ये ड्रामा खत्म हो जाता है।